हाँ, वो आज शायद ना हो पाएगा, वो कल हो पाएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल करने वाले हैं वो क्वेश्चन के तौर पे हम देखेंगे कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड। कल वो क्वेश्चन भी एक लेने वाले हैं, पैराबोला और सर्कल की कॉमन टेंजेंट एंड ऑल। दो पैराबोला को सॉल्व करने के लिए मतलब मैं समझा नहीं। हम्म, वही कॉमन टेंजेंट हो गया बेसिकली। वही टच कर रही दोनों को, तो कॉमन का मतलब ही वही होता है कॉमन टेंजेंट, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है। दोनों की टेंजेंट की इक्वेशन को कंपेयर कर लो, दोनों सेम ही होगी। और जनरली हम स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। दोनों टेंजेंट्स का स्लोप फॉर्म लिखो एंड कंपेयर, क्योंकि लाइन एक ही है। लाइन एक है तो स्लोप भी सेम ही होगा, इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस भी सेम होगा। तो बस कंपेयर करना, और y टू mx तो सेम ही रहता है। बस c ही तो अलग अलग तुम लिख रहे हो दोनों के लिए, दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म क्वेश्चन। ये हम कल देखेंगे कॉमन टेंजेंट का पार्ट। समझ आया? कॉमन टेंजेंट के ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन। दो सर्कल के बीच की कॉमन टेंजेंट वो हमने अलग से पढ़ा हुआ है। ठीक है, दो सर्कल से रिलेटेड एनालिसिस ऑफ टू सर्कल में बहुत डिटेल में पढ़ा था अपन ने कि कैसे अपन कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। बट पैराबोला में आएगी वो वैरायटी, पैराबोला सर्कल के कैसे करने वो सब हम कल करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं देन स्टार्ट लेक्चर 9। तो जो क्वेश्चंस दिए थे पहले तो वही ओपन करके वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। एक सेकंड मुझे ओपन कर लेने दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया था मैंने? फ्रॉम द पॉइंट एच कॉमा के ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऐसे ही था शायद। लिखना, जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले। फ्रॉम द पॉइंट h comma k on the axis of parabola, from the point h comma k on axis of parabola, पैराबोला की इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये है हमारी पैराबोला की इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट h कॉमा के ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। मतलब ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? इस पैराबोला के एक्सिस पे, और ये शिफ्टेड है तो h और k दोनों रहेंगे। वरना तो अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता तो कुछ h कॉमा 0 होता ना, फिर तो एक्सिस तो अपनी वो होती है ना, x एक्सिस। Three distinct normals can be drawn. Can be drawn. Find condition. तो अब अगर इस पॉइंट को अगर हमें समझना है तो इसके लिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको मैं ब्रीफ आउट करूंगा वापस से लिखवा के। ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर हमारे सामने पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ये टाइप का अगर हमारे सामने होता है पैराबोला, वैसे तो चार टाइप के होते हैं, पर हमने को नॉर्मल पॉइंट्स और उसकी थ्योरी हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए देखा है। अगर किसी और पैराबोला के लिए पूछते या शिफ्टेड होता है तो पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर पूरा मैन्युअली, इसलिए मैंने तुम्हें प्रूफ बताया है। बट किताबों में सिर्फ इसी से रिलेटेड दिए रहते हैं क्वेश्चन एंड ऑल, इसलिए हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया, क्योंकि चारों के लिए अलग अलग बनेगा, फिर सब पॉइंट्स अलग आएंगे, कंडीशन सब कुछ बदल जाएगा ना वो, तो फिर ऐसा। पर तरीका मैंने तुम्हें बता दिया था। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए अगर थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स की कंडीशन मैं तुमसे पूछूंगा तो जरा बताना क्या होती है? नहीं, 27 ए के स्क्वायर लेस देन 4 टाइम्स ऑफ h माइनस 2a का होल क्यूब। जिसने नोट्स रिवाइज करे हैं उसको मजा आएगा पढ़ने में, और जो नोट्स नहीं पढ़ रहा है उसको बोरिंग लगेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसी में मैंने तुम्हें कहा भी था, जैसे कि चलो ये ले लो, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है, हालांकि ये चीजें तो मैंने बताई थी कि अगर 2a कॉमा 0 के इस तरफ होगा तो हमेशा एक ही नॉर्मल पहले होगा, तो हमेशा एक ही, और 2a कॉमा 0 से दूसरी तरफ होगा तो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। ठीक है, अभी तो तुम्हें बोल ही दिया कि पॉइंट कहां पर है, एक्सिस पर एक अगर होता है, तो अगर एक्सिस पे होता है तो h कॉमा 0 होगा उसका पॉइंट,
इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन, जिससे टेंजेंट हमें, सॉरी, जिससे नॉर्मल खींचनी है हमें, अगर वो एक्सिस पर है तो k 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन बनेगी अपनी, या h माइनस 2a ग्रेटर देन 0 या h ग्रेटर देन 2a। मतलब h ग्रेटर देन 2a तो इन जनरल भी होना चाहिए, पर ये सफिशिएंट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी अगर पॉइंट हमारा एक्सिस पर है तो। समझ में आया? अब इसी चीज को अगर हमें समझना है शिफ्टेड वाले में या ऑब्लिक वाले में, तो h ग्रेटर देन 2a का क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस h? तो हमने समझा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट of that point from tangent at the vertex should be greater than semi-latus rectum। शिफ्टेड हो ऑब्लिक हो, हमें ये याद रखना है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया? दिस इज द कंडीशन। अगर उस पॉइंट का टेंजेंट एट द वर्टेक्स से डिस्टेंस बड़ा आता है सेमी-लेटस रेक्टम से, तो हम 3 नॉर्मल खींच सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये अब सफिशिएंट भी बन गई है, ये होना चाहिए और ये सफिशिएंट भी बन जाएगा अगर वो एक्सिस पर है तो। ठीक है, अच्छा, तो अगर इतना समझ में आता है तो अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ये शिफ्टेड है, ये थोड़ा सा रिकैप हमने किया। तो 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x प्लस 8, 3y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। पूरा हमें सॉल्व करना है इसको y माइनस के होल स्क्वायर में, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर एंड ऑल। उसके लिए ये दो टर्म को देखेंगे तो 3 को जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा, कॉमन में नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वल टू में भेज दो 6x माइनस 8। अब दिख ही रहा है साफ कि y स्क्वायर प्लस 4y बाई 3 है, तो y प्लस 2 बाई 3 का होल प्लस 4/9 माइनस 4/9 इज इक्वल टू 6x माइनस 8, और ये पूरा 3 के अंदर ही चल रहा है। 3 को अब और अंदर ले जाओ, तो y प्लस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3। क्या ऐसा ही बनेगा? ये देख लो ना, 2ab की टर्म है तो 4/3 तभी आएगा ना 2ab। तो मतलब मैंने 4/9 ऐड कर दिया और प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाना आता है ना सबको? वो आना चाहिए। आरडी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही है शायद, शिफ्टेड पैरेलल वाले। तो 6x माइनस 8 प्लस 4/3, तो 24 माइनस 24 मतलब ये हो गया 6x माइनस 20/3। 3 को भी डिवाइड कर देते, कोफिशिएंट 1 रखना है, तो y प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। ये तो अब फटाफट चलना चाहिए हाथ, ठीक है? अगर तुमने इसमें टाइम लगा दिया तो गए काम से। और कंप्लीटिंग होल स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज होता है मैथ्स में, सबसे ज्यादा। बस खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही करना है, फिर तो डायरेक्ट कंडीशन लगानी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद ये हमारी कंडीशन आ गई है। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये किससे रिलेटेड दिख रहा है? y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 4a x माइनस एच। और अच्छी बात यह है कि ये हमारा होता है किसके रिलेटेड? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और इसके लिए हमें सब कुछ पता है, हमने इसी के लिए तो पढ़ा है, ये ऊपर जो भी पढ़ा है हमने। तो हमें तो पता है एक स्टैंडर्ड तरीका जो सब में लग जाता है, दैट किसी भी एक पॉइंट का टेंजेंट द वर्टेक्स से डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 2a। अगर वो पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो मतलब बेसिक हो गया वो तो अपना पॉइंट। हाँ हाँ, ये इतना समझ आ गया। अब दिक्कत क्या है कि ऊपर भी एच और के यूज करा हुआ है, पॉइंट भी, तो अपन इसको कुछ और बोल देते हैं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। वर्टेक्स को अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। चलो, तो अब मुझे बताओ पॉइंट क्या है अपना? एच कॉमा के। जरा इसकी टेंजेंट एट द वर्टेक्स की इक्वेशन बताओगे? तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स की इक्वेशन क्या होती है इन जनरल? इसकी पता होगी तुम्हें शायद। कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स की तरफ झुका हुआ रहेगा, तो ये होती है मेरी। तो एक्स, सॉरी, कैपिटल एक्स 0, वाई एक्सिस है, तो एक्स 0 मतलब x माइनस 10/9 0।
मतलब x इज इक्वल टू 10/9। ये हमारी टेंजेंट एट द वर्टेक्स की इक्वेशन है। पॉइंट है अपना h कॉमा के, उस पॉइंट से लाइन कौन सी है, x माइनस 10/9 लिख दूं, इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 2a। तो कितना होगा इस पॉइंट का, बहुत इजी है, ax1, x की जगह अपन को रख देना h, a तो 1 ही है, y तो आएगा ही नहीं, बस माइनस 10/9 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 ही है, बस इतना ही है। शुड बी ग्रेटर देन 2a। ओ 2a, तो 2 इज अवर 4a, तो a आ जाएगा मेरा 1/2, तो 2a हो जाएगा मेरा 1। तो h माइनस 10/9। अब याद लग रहा है हमें मॉड, पर ये मॉड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मॉड, अब वो जरा समझते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मेरा पैराबोला है और पॉइंट पैराबोला के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें पता होगा वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स 10/9 कॉमा -2/3, 10/9 कॉमा -2/3 है। इसका मतलब अगर मैं प्लॉट करता हूं इस पैराबोला को, तो इधर कहीं पे जाएगा पैराबोला, ये पॉइंट है मेरा 10/9 कॉमा -2/3। तो वो जो भी पॉइंट होगा वो अंदर होना चाहिए ना। पैराबोला के बाहर अगर पॉइंट होता है तो एक ही नॉर्मल खींच सकते हैं, वो मैं आगे लिखवाऊंगा। पैराबोला के बाहर है तो हमेशा एक ही नॉर्मल खींची जा सकती है, हम बस सब अंदर की बात कर रहे हैं, अगर पॉइंट अंदर हुआ तो। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां दिख रहा है कि वो पॉइंट 10/9 से क्या होना चाहिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो पैराबोला के अंदर जाएगा। तो h शुड बी ग्रेटर देन 10/9, तो मॉड हट जाएगा, तो सिर्फ h माइनस 10/9 शुड बी ग्रेटर देन 1। किसी का आंसर आया था ये, चलो बढ़िया, गुड, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। बस वो डिस्टेंस वाला वहां पॉइंट याद रखना, वो डिस्टेंस हमने याद तो किया है एनालिटिकली कि वो क्या बन रहा है, पर डिस्टेंस में ये याद रखना कि वो ऐसा नहीं कि बाहर चले जाए। ठीक है, वो देख लेना बस, तो ओरिएंटेशन एक बार पैराबोला का देख लेना। हो गया, मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये ऊपर हमने कुछ भी नहीं करा है, ये तो सिर्फ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, और उस होल स्क्वायर के बाद अपना क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, ये है अपना मेन चीज। ठीक है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करा और पूरा सॉल्व किया। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ध्रुव, और कोई नया बच्चा है, बाकी तो सब पुराने हो गए। हाँ पुराने मतलब मेरे लिए तो पुराने हो गए ना, आते हुए ऑफलाइन। पूरा नाम क्या है तुम्हारा, ध्रुव पटेल, ओके। आज फर्स्ट डे तुम्हारा, कब आए थे, बहुत पहले, हाँ मतलब फर्स्ट डे ही हो गया, और क्या है, तो आज कैसे आना हुआ फिर अब आना फिर, ठीक है यहाँ पे मॉड हटाया, ये इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारे दो रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी ऑप्शन में यही रहेगा, दो रिलेशन देंगे भी नहीं वो। तो मेरे ख्याल से वो पॉइंट बहुत आसान हो गया याद रखना, बस पॉइंट का टेंजेंट द वर्टेक्स से शुड बी ग्रेटर देन सेमी सेक्टम, खत्म। कैसे भी टाइप का दे दे तुम्हें, और वो एच ग्रेटर देन 2a के लिए, वरना तो इन जनरल ये बड़ा सारा था अपना, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए स्पेसिफिक था। बट अगर पॉइंट एक्सिस पर है तो फिर बस ये वाला ही काफी होता है, ये हमने देखा। तो ये सफिशिएंट कंडीशन कब बनेगी h ग्रेटर देन 2a, जब पॉइंट एक्सिस पे होता है। ठीक है, इफ पॉइंट इज ऑन एक्सिस। नहीं बेटा, शिफ्टेड होगा तो ये भी बदलेगा ना फिर तो अल्टीमेटली जब भी पॉइंट एक्सिस पर होगा तो यही होगा। और h मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम, वो बदल दिया ना अपन ने, डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, अपन ने यहाँ पे भी तो वही लगाया, ये भी शिफ्टेड ही तो था, लगाया वही अपन ने, तो वो वैलिड है, ऑब्लिक में भी लग जाएगा। बस पॉइंट किस पे होना चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन कब होगी है, व्हेन पॉइंट इज ऑन एक्सिस।
हाँ, तो बेटा ये रिलेशन भी बदल जाएगा। ये रिलेशन कैसे लगा रहे हो? तो जो रिलेशन आएगा उसमें भी वो के गायब हो जाएगा, फिर ये भी तो शिफ्ट होगा ना बेटा, पूरा सब कुछ शिफ्ट होगा ना, वो फिर सब कुछ वो होकर अल्टीमेटली एक्सिस पर रहता है, तो ये सफिशिएंट कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और सफिशिएंट नहीं पर ये ट्रू तो होना ही चाहिए। एज ग्रेटर देन 2 है तो हमेशा ही ट्रू होता है, उस टाइप से भी तुम सोच सकते हो। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम, अगर तुम्हें 3 नॉर्मल खींचनी है तो ये तो तय है कि उस पॉइंट का टेंजेंट द वर्टेक्स से डिस्टेंस हैज टू बी ग्रेटर देन सेमी लेटस रेक्टम, हैज टू बी। सफिशिएंट हो नहीं हो वो तो खैर वो पता भी चल जाएगा, पर ये तो कंफर्म ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक जो अभी मैंने पॉइंट बोला वो मैं लिखवा देता हूं, दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली वन नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। ठीक है, वो 27 ए के स्क्वायर वाली जो कंडीशन है वो हमेशा डिससेटिस्फाइड हो जाएगी अगर पॉइंट बाहर है, तो हमेशा ही। तो लिख लेना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स दो खींच सकते हैं अपन, पता है ना क्यों? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम में अगर y और x फिक्स कर दो तो m में बनती है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब दो स्लोप, हमेशा ही दो आएंगे। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओनली वन नॉर्मल कैन बी ड्रॉन। विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अच्छा, सर्कल में कितनी नॉर्मल खींच सकते हैं? ध्यान से सुनना, अगर अपन सर्कल में बात करते हैं तो तुम्हें पता है नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट बाहर हो या अंदर हो, नॉर्मल को सेंटर से पास करना ही है तो हमेशा ही एक होगी। दो पॉइंट से लाइन यूनिक हो जाती है, मतलब पॉइंट अंदर हो या बाहर हो या ऑन द कर्व हो, देयर विल बी ओनली वन नॉर्मल। बट एक चीज है, और यहां पे पैराबोला में अंदर होती तो मैक्सिमम 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3। ठीक है, हमेशा 3 होगी ऐसा नहीं, वही तो सब कंडीशन पड़ी। बट एक इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है जब पॉइंट ही खुद सेंटर पे हो गया। तुमने ऐसा पॉइंट लिया वो खुद ही सेंटर पर है और सेंटर से ही पास होना है, मतलब एक ही पॉइंट है अब तो हर लाइन जाने वाली नॉर्मली होगी। तो इधर हो जाएगा इनफाइनाइट नॉर्मल्स और इधर हो जाएगा ओनली वन नॉर्मल। ये क्वेश्चन पूछा गया है केवीपीवाई में। पॉइंट आउटसाइड हो, ऑन हो, इनसाइड हो, एक्सेप्ट सेंटर। क्योंकि सर्कल में नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है? तो दो पॉइंट फिक्स हो गए तो लाइन ही यूनिक हो गई ना फिर तो। ये पॉइंट उस समय बताया नहीं था, अभी याद आया तो लिख लो। तुम्हें अलग से बताया था, क्लास में नहीं बताया था शायद। ठीक है, खैर अभी के लिए तो तुम्हें ये याद रख लेना है कि पैराबोला के बाहर है तो बिंदास डायरेक्ट ही बोल देना एक ही होगी, किसी भी टाइप का पैराबोला। ठीक है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो वो कंडीशन हमेशा डिससेटिस्फाइड होगी, मतलब वो लेस के बजाय ग्रेटर हो जाएगा, ये वाला। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिखना इस पे, एक्सपेक्टेड पीवाई क्यों नहीं, एक्सपेक्टेड है 2023 में। एक्सपेक्टेड पीवाई क्यों क्या होता है? शायद, उम्मीद है कि ये पिछले सालों में आ सकता है। चलो खैर, ये हो गया पॉइंट। एक और क्वेश्चन दिया था वो भी डिस्कस कर ले। ठीक है, अब सेकंड वाले में मैं तुम्हें बताऊंगा मोर देन वन मेथड उस क्वेश्चन की, तो तुम्हारे थोड़ी सी अप्रोच बढ़ेगी। ठीक है, थोड़ा ब्रॉडली तुम सोच पाओगे। क्वेश्चन मेरे पास है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है ना सबको? यस सर। चलो, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स which can be drawn, डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बोला है तो डिस्टिंक्ट बोला है तो फिर दो भी हो सकता है, क्योंकि इन जनरल तो क्यूबिकल में रूट्स या तो 3 होंगे या 1 होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा कॉन्जुगेट में होता है, ये हमने पढ़ा है। पर दो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, जैसे कि रूट्स आ जाए मेरे 2,2,5,
अब तो दो डिस्टिंक्ट ही बोलेंगे ना। और जनरली जब भी क्वेश्चन आता है ना जेई में, तो ऐसा कभी भी नहीं आता है नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ नॉर्मल्स, वो हमेशा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसे ही आता है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो लैंग्वेज में, फिर वो डिस्टिंक्ट वर्ड हमेशा यूज करते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 11/4, 1/4 to the parabola y square equal to 4x। यही था ना क्वेश्चन। चलो मेथड नंबर, और जैसी मेथड्स बढ़ गई, इट इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनी कॉम्पिटेटिव। मेंस में ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आ चुके हैं मेंस के। पीवाईक्यूज को भी बोल सकते हो तुम इनको, लिखवाया था मैंने। ठीक है, आ चुका है ये ऑलरेडी। मतलब पैराबोला और पॉइंट दूसरा हो सकता है, बट इस टाइप का एग्जैक्ट आया है। मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 1 क्या है? सबसे बेसिक, सबसे बेसिक, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, राइट? तो y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है ना नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। इसी से तो हमने बोला था 3 नॉर्मल मैक्सिमम हो सकते क्योंकि क्यूबिकल थी। a अपने पास कितना है? 1। और ये एक पॉइंट है जहां से नॉर्मल हमेशा पास हो रही है, उसको सेटिस्फाई भी करेगा, वहीं से तो नॉर्मल खींचिए। तो यहाँ रख दो और सॉल्व कर लो, m की जितनी वैल्यू उतना मेरा आंसर, सबसे बेस्ट तरीका। पर याद रखना ये पैराबोला स्पेसिफिक नॉर्मल की इक्वेशन है। मैं अभी सब चीजें तुम्हें बताने वाला हूं एक एक करके। ये मेथड 1 है, तो जरा रख दो। 1/4 इज इक्वल टू 11m/4 माइनस 2m माइनस m क्यूब। तो थोड़ा सा अच्छे से लिखो इसको। 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 8m, तो 4m क्यूब। ये आ रहा है। अब अगर हमसे तो बस नंबर ऑफ पूछे ना, क्या इक्वेशंस पूछी है नॉर्मल्स की? नहीं पूछी है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अभी 2-3 तरीके इसके बाद के बताने वाला हूं। पहला तरीका गो बाय प्रूफ। गो बाय प्रूफ मतलब इसको एफ ऑफ एम बोलो, एफ डैश एम इक्वल टू 0 करो, उससे 2 रूट आएंगे, और इसी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, और वेवी कर्व के थ्रू सॉल्व कर लो। ये अपना बेसिक तरीका, जिससे कि प्रूफ से अपन ने वो निकाला ही था। तो ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि बाकी पैराबोलास दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो दिस इज द बेस्ट वे। क्यूबिकल इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रूट कैसे पता करते हैं? ये डिस्टिंक्ट के लिए हो जाएगा, इसमें कंडीशन है, अगर ये इक्वल टू 0 मिल जाएगा अपन को, तो वाली रिलेशन आ जाता है ना, दो कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। और इसी के अलावा मैंने ओनली 1 का भी बताया हुआ है, या तो एफ डैश एम लेस देन 0 ही होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। किसी को याद आ रहा है? पूरा कोनिक क्यूबिकल का रिवाइज हो गया, रूट्स की कंडीशन एंड ऑल। Yes. बट जब तुम्हें मेंस में क्वेश्चन आता है, जनरली हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है, ये मेथड तो कब अपनानी है? जब तुम रूट्स नहीं निकाल पाओ। यहां तो बहुत इजीली रूट निकल रहे हैं, हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकल रहा है -1, बहुत इजीली दिख रहा है। -1 आया कि नहीं आया? -1, ठीक है, समझते जाना जो जो मैं बताने वाला हूं, बहुत कुछ रिवाइज होगा तुम्हारा। तो अगर m इक्वल टू -1 आया, तो m+1 से क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है, चलो करते हैं, साथ में करते हैं। 4m², तो 4m³ प्लस 4m², सब्ट्रैक्शन साइन लगाते हैं, शायद तुमने पढ़ा होगा। ये गया -4m², ऊपर तो -3m नीचे बना, अब -4m करना पड़ेगा, -4m² -4m प्लस प्लस, फिर से ये कैंसिल हुआ, m आया और ऊपर से +1, तो देयरफॉर हमें मिल गया एक तो ये और दूसरा ये। मेरे ख्याल से लॉन्ग डिवीजन पहली बार मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, पर आता है ना, ऐसे ही करते थे ना तुम भी, कोई और मेथड तो नहीं सीखी थी? पता नहीं, कोविड में कुछ और मेथड सीख लियो, यही थी ना? हाँ, तो m इक्वल्स टू -1, और मजे की बात ये है कि ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, तो इससे दो वैल्यू सेम आ रही है। तो डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कितनी होगी? 2,
क्योंकि एक के ऊपर एक लाइन कोइंसाइड कर गई वहां पे और एक अलग है, स्लोप सेम हो गया तो अरे ये स्लोप को यहाँ रखोगे जब तो नॉर्मल तो एक ही आएगी ना। ये थी ना मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस स्लोप ही तो चाहिए था मुझे इस पैराबोला के लिए। तो आंसर हो गया टू डिस्टिंक्ट नॉर्मल। ये क्वेश्चन आया था जो अपन रेयरली लगाते हैं। हम क्यूबिकल सोच के या तो एक या तीन बोलते हैं, पर यहाँ तो दो मिल गए क्योंकि दो डिस्टिंक्ट है। नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितनी है? रियल नॉर्मल्स तीन, कोई इमेजिनरी नहीं है वो तीसरी वाली। ठीक है, एक और मजे की बात बताता हूं, इंटरेस्टिंग बात। अगर तुमने क्यूबिकल इक्वेशन रिवाइज करा था आज घर जाके, कल मैंने को बोला भी था, तो मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी तुम्हारी क्लास को स्पेशली, रिपीटेड रूट्स की कंडीशन। क्योंकि देखो नीचे रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो 12m² माइनस 3 m² इज इक्वल टू 1/4, m आ रहा है ±1/2। ठीक है, अब तुम f ऑफ हाफ निकालना, f ऑफ माइनस हाफ निकालना। f डैश प्लस माइनस हाफ तो जीरो आ ही रहा है, f डैश हाफ भी जीरो आएगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब ऐसा रूट, ऐसी वैल्यू जो फंक्शन पे भी जीरो मिल रही है मुझे और खुद डेरिवेटिव पे भी जीरो मिल रही है, अगर ऐसा होता है तो वो रूट रिपीटेड कहलाते हैं और दो रूट सेम हो जाएंगे। और वो इसलिए किताब वाले या अगर तुम थोड़ा बहुत ओलंपियाड का पढ़ते हो तो क्यूबिकल के लिए वो बताते हैं कि हम क्या क्या हिट एंड ट्रायल में रखें। तो वो हिट एंड ट्रायल में पता है क्या बताते हैं? एक तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के डिवाइजर्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के डिवाइजर्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? 1/4। ठीक है, अब 1/4 के डिवाइजर्स में अब वो तो खैर 1/4 है ना, तो एक वन वो मल्टीपल वैसा लेके चल रहे हैं वो। ठीक है, दूसरा और क्या रखते हैं? डेरिवेटिव के जो रूट्स आते हैं ना वो रख रख के चेक करो। ये तरीके होते हैं हिट एंड ट्रायल के। और सबसे पहले तो तुम 1 - 1 ऐसे ही रखते हो, यहाँ पे तो वही सेट हो गया। तो यहां से भी हमें दिख गया है कि m इक्वल टू हाफ रिपीटेड रूट्स में जाएगा, और यहां पे भी तुम्हें दिखा है वो। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये बीच वाली थी जो हर बच्चा सोच सकता है, इसीलिए ये मेंस में आया। ठीक है, अगर थोड़ा टफ बनाया जाना होता जहां पे तुम रूट से नहीं निकाल पा रहे हो और फिर तुम्हें सोचना है, तो इधर वाला आएगा फिर। और वो तो खैर एक ठीक है, वो तो नॉलेज के लिए पता होना चाहिए रिपीटेड रूट्स का। मतलब अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन रख के वो पॉइंट रख के m की वैल्यू निकालो, जितनी m की वैल्यू डिस्टिंक्ट उतनी मेरी डिस्टिंक्ट नॉर्मल, बस इतना सा क्वेश्चन है मेंस के लिए। तो ये अपना पूरा मेथड नंबर 1 था। ठीक है, अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 पे, बस बताऊंगा, पूरा सॉल्व करके नहीं करने वाला हूं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेथड 1 समझ में आई? यस सर। तुमने ये नॉर्मल की भी तो इक्वेशन पढ़ी है with respect to y² equal to 4ax? yes or no? ऑनलाइन स्टूडेंट्स याद आ रहा है? ये भी पढ़ा है। तो यहां पे भी अपन वही रखेंगे x, y 11/4, यही है ना पॉइंट? कौन सा पॉइंट है? हाँ, तो अब किस में क्यूबिकल बनेगी? t में क्यूबिकल बनेगी। तो t में क्यूबिकल आएगी और t क्यूबिकल आ गई तो उसकी तीन वैल्यूज आ रही है, जितनी वैल्यूज आ रही है उससे तुम्हारी अलग अलग नॉर्मल्स उतनी होगी। क्यों? क्योंकि 80² 280 अपना पॉइंट होता है और t की तीन वैल्यू तो तीन अलग अलग को नॉर्मल पॉइंट, t की दो वैल्यू मतलब दो अलग अलग को नॉर्मल पॉइंट, वो तुम्हें बता देगा। उधर m से भी तो वैसे ही डिसाइड हो रहा था, और वैसे भी स्लोप और t में डायरेक्ट एक रिलेशन होता है -t। तो अगर t की तीन वैल्यू तो m की तीन वैल्यू, क्योंकि m इज इक्वल टू -t हियर, तो जितनी t की वैल्यू उतनी m की वैल्यू होगी। तो ये भी एक तरीका है। और मैं ये ज्यादा प्रिफरेबल क्यों बोलता हूं, मतलब यहां तो ठीक है, पर अगर कोई दूसरे कोनिक आ गए जैसे x² इक्वल टू 4ay, तो उसमें तो नॉर्मल की इक्वेशन बदल ही जाती है पूरी। पर पैरामेट्रिक तो बहुत इजी होती है, x प्लस टी वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 और फिर यहां से तुम निकालोगे t और m में रिलेशन और रीसब्स्टिट्यूट करके नॉर्मल निकालोगे स्लोप फॉर्म में। याद आ रहा है? मतलब अभी तो तुम बच रहे हो क्योंकि y² इक्वल टू 4ax ही दे रहे हैं। तुम देख सकते हो हमने लेक्चर नंबर 8 में शायद पढ़ा था नॉर्मल का पूरा चार्ट, 7 में पढ़ा था, तो तुम देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाए क्योंकि हम नॉर्मल के स्लोप फॉर्म को हमने यूज करा। तो अगर दूसरे कोई दे देते पैराबोला 4,
तो ये सब बदल रहा है, तुम देख लो, इक्वेशन ही बदल रही है अपने आप में। पहले दो तो ठीक है, पर इधर बदल गए। तो ये लगाना फिर, अगर स्लोप फॉर्म यूज कर रहे हो तो चारों याद रखना, भूल जाओ। तो पैरामेट्रिक से अपन स्लोप बना सकते हैं, मैंने तुम्हें रिलेशन बताया हुआ है, और फिर स्लोप फॉर्म यूज कर लो। पर वो भी बनाने में दिक्कत हो रही है तो पैरामेट्रिक ही यूज कर लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? एक अपन ने बनाना टेबल सीखी हुई है, तो भूलना मत, चारों में से कोई सा भी दे दे अपना काम हो जाएगा। अगर शिफ्टेड दे दे, शिफ्टेड पैराबोला भी हो सकता है, तो शिफ्टेड पैराबोला हो जाएगा तो ये वाला ही अपन आगे इसको शिफ्ट कर देंगे y माइनस के करके लिख के, और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। और वो h कॉमा के बेसिकली होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये हमने सब पढ़ा हुआ है। तो ये हो गई अपनी मेथड नंबर 2। मेथड 3, तो मेथड 2 को मैं प्रिफरेबल बोलूंगा फॉर, और पहला पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला के लिए भी वैलिड हो जाएगा। ऑब्लिक के लिए तो कर ही नहीं सकते, खैर इक्वेशन फिर हम नहीं निकाल पाएंगे, पर शिफ्टेड के लिए अपन ये लगा सकते हैं, ऊपर वाला भी शिफ्टेड के लिए लगा सकते हैं। और फॉर ऑल शिफ्टेड पैराबोला एंड स्टैंडर्ड पैराबोला, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वेशन कैसी बदलती है उसमें डायरेक्ट ही, तो हम ये यूज कर सकते हैं। मेथड 3 अब तुम्हारी वाली आ जाएगी, 27 AK स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या होता है 4A टाइम्स ऑफ h माइनस 2A का होल। तुम यहां पे देखोगे तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, और ये मैंने बताया था कि अगर इक्वल हो जाए तो कोइंसाइड हो जाते हैं। पर फिर से वही चीज, मेथड 3, ये जो मेथड 3 है, क्या वो पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला स्पेसिफिक हो गई? ओनली स्पेसिफिक टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बाकी में तो वो रिलेशन भी बदल जाएगा। तो अपनी मेथड 1 लगा देना या मेथड 2 लगा देना, मतलब जिसका तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना आता है स्लोप का या पैरामेट्रिक का, वो मेथड यूज कर लेना। और यहाँ तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, तो थर्ड वाला तो हमने डायरेक्ट पढ़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर शिफ्टेड होगा तो नेवर यूज दिस वाला फॉर्म, क्योंकि सब बदल जाएगा। ठीक है, शिफ्टेड में ये वाला बनता ही नहीं ना, ये तो पूरे ही बदल जाएगा। तो ये ऊपर वाले यूज करना, ये लिखा ना पे शिफ्टेड के लिए ये, या ये वाला भी यूज कर सकते हो शिफ्टेड के लिए, तो बस तुम्हें इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? हाँ, वैसे करके लिख ही सकते हैं ना, वो तो पूरा ही लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा, था तो बहुत आसान, पर अगर इसी टाइप का क्वेश्चन वापस जेई में आता है तो यू शुड नो द मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स, कि कब कौन सा क्लिक करना है हमें पेपर में। ठीक है, हाँ, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए मतलब। और पहली चीज तो ये कि कभी भी डरना नहीं है तुम्हें कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं दिया तो क्या हो करेंगे अब अपन, तुम्हें चारों के लिए आना चाहिए, और चारों के लिए आता है तो शिफ्टेड वैसे ही आना चाहिए। और ऑब्लिक का पूछा तो ऑब्लिक रिलेटेड क्या क्या चीजें मैंने बताई है, डिस्टेंसेस एंड ऑल, वो आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ऑब्लिक की है थोड़ी बहुत थ्योरी, अलग से बता दूंगा, बट अभी के लिए तुम्हें यही समझना है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एसपी इक्वल टू पीएम, और बाकी ए तुम्हें पता है, सब पता ही है तुम्हें। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने पहले ऑब्लिक का ऑलरेडी बता दिया है, एसपीपीएम और क्वेश्चंस भी करे हमने ऑब्लिक पे। ठीक है, और भी देखेंगे बाद में। अभी तो एआईटीएस जब इस पे आएगा तो इसकी भी तो 2 घंटे की क्लासेस होगी, सब अभी बता दूंगा तो फिर क्या मजा आएगा, कुछ कुछ बात के लिए भी छोड़ा है मैंने, वरना ये लंबा चले जाएगा फिर पूरा टॉपिक। चलो ये हो गया, यहां तक कोई डाउट? इतना सबको अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, तो अब एक छोटा मोटे नोट्स देख लेते हैं अपन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। नहीं सर। नो चलो, सर। अब अपन आते हैं वैरायटी 16 पे, और वैरायटी 16 में कुछ है नहीं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज और नोट्स एंड पॉइंट्स आने वाले हैं। मतलब ये बहुत सारे जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बच गई है, छोटी मोटी कॉन्सेप्ट, वो सब वैरायटी 16 में मैं इंसर्ट कर रहा हूं एक साथ। ठीक है, क्योंकि उनपे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेंस में तो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जाती है, यू जस्ट हैव टू टिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 क्या है, ध्यान से सुनना। हाँ, कल सब पे क्वेश्चंस करने वाले अपन इन पे। फिर अगर मैं तुम्हें इस टाइप का पैराबोला दे दूं, हमने पढ़ लिया बट फिर से समझ रहे हैं अपन ये चीजें, ये दे दिया, तो इस टाइप के पैराबोला के लिए सीओटी क्या होगा? क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम होता है?
क्या c इक्वल टू ए बाय एम होगा सीओटी? नहीं, बदलेगा क्योंकि ये शिफ्टेड है। मैं वही बताने वाला हूं। हम क्या करेंगे, दिमाग लगा के इसको कंपेयर करेंगे इस वाले से, और इसके लिए हमें पता है, इक्वेशन लिखो पहले स्लोप की, y इक्वल टू स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन a बाय एम। देयरफॉर ऊपर वाले की क्या हो जाएगी इक्वेशन, y माइनस के m टाइम्स ऑफ x माइनस h प्लस a बाय एम। देयरफॉर c कितना बनेगा, a बाय एम तो आएगा ही सही, माइनस एम एच प्लस के। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी शिफ्टेड में बदल जाती है। ठीक है, तो c इक्वल टू ए बाय एम मत घोट लेना बस, कोई और इस टाइप का पैराबोला होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, c पता है क्या है, y इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन जो टेंजेंट है, m तो तुम्हें पता ही है, h कॉमा के यहाँ पे वर्टेक्स है ऑफ पैराबोला, जो इन जनरल स्टैंडर्ड के लिए तो 0,0 ही होता है। बट अगर ये होल स्क्वायर में नहीं दिया हो, कोई दूसरा दे दिया है, पूरा एक्सपांड करके दिया है, तो अपना d इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट, ये तो सब में लगती है, टेंजेंट d इक्वल टू 0 सॉल्व करो सबसे बेस्ट। पर ये कैलकुलेटिव हो जाता है कई बार, ये बस कंपैरिजन पे डिपेंड कर रहा है। वो कैसे कंपेयर करा, अरे अगर तुम्हें लिखना आती है टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो c है, y इक्वल टू एम एक्स तो फिक्स ही है ना, ये वाली वैल्यू बस c के बराबर होनी चाहिए। कंपेयर कर लो, या तो ये हो गया। तो बाकी पैराबोलास के लिए भी तुम लिख सकते हो ना, ट्राई नाउ फॉर ऑल अदर शिफ्टेड पैराबोला, जिससे कंपेयर हो रहा है, फिर उसकी इक्वेशन लिखो और फिर उसका सीओटी तुम बना सकते हो, सी इक्वल टू करके जो आ रहा है। इसको हमने कैसे कंपेयर करके लिखा, ये क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एच प्लस के प्लस ए बाय एम। तो कंपेयर कर लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है सी, या d इक्वल टू 0। बाकी पैराबोला के लिए तुम सोच लोगे ना, ठीक है। और स्टैंडर्ड के लिए तो मैंने बताया हुआ है, ये तुम्हें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कल क्वेश्चन आने वाले इन सब पे आने वाले। ठीक है, नहीं विश्वास होता है तो ये देख लो, वो तैयारी है, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं कल के दिन। जो भी पढ़ा है सब पे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन टचेस द पैराबोला इफ, ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ये ऑप्शंस में दे देंगे। तो वही कंपेयर करा, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस पूरा बताया हुआ है, m और c निकाला, c इक्वल टू ए बाय एम। हाँ 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 हाँ, वो भी आ रहा है बेटा, शांति। ये रहा मेथड 2, d इक्वल टू 0 सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के d इक्वल टू 0। ठीक है, सेम दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, टच कर रहा है इफ करके, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। ठीक है, और वो कांटेक्ट पॉइंट भी मैंने बताया हुआ है, स्टैंडर्ड का तो डायरेक्ट कांटेक्ट पॉइंट मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। थर्ड वन देखो, अब शिफ्टेड टाइप का हो गया है, तो शिफ्टेड टाइप में c इक्वल टू ए बाय एम चलता है क्या, नहीं, उसमें रिलेशन बदल जाता है। ठीक है, देखो इन्होंने भी वो पूरा चेंज करके पूरा फिर रिलेशन को बदला है, अभी अपन ने वो पढ़ ही लिया है। या यहाँ पे भी d इक्वल टू 0 बेस्ट रहेगा, शिफ्टेड है तो समझ में आ गया, ये अपना कॉमन टेंजेंट पे आ गया। मैंने सब कहीं ना कहीं बुक से ही लिए हैं। अब कॉमन टेंजेंट सर्कल और पैराबोला में कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तो वो आने वाला है अपना। तो समझ आ गया, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं, सब देखेंगे फटाफट और समझेंगे। मतलब सबके लिए थ्योरी मेन है, मतलब देखा जाए तो फिर सब पे एक एक क्वेश्चन मैंने पिकअप ऑलरेडी कर लिए हैं, तो कल से अपन क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। मैंने सब इसमें बहुत सारे ऐड ऑन करे हुए, बहुत सारे, जिसमें कुछ ट्रायोसल से भी उठाए हैं। ठीक है, जो बचेंगे फिर वो तुम अलग से पूछ लेना। चलो ये क्लियर हो गया पहला नोट तो। पर जिस तरीके से पहला नोट में हमने देखा, उसी तरीके से एक कंडीशन ऑफ नॉर्मल भी होती है ना, CON, कंडीशन ऑफ नॉर्मल। अब अगर अपना स्टैंडर्ड पैराबोला होता तो हमने CON पढ़ा है, तो शिफ्टेड का भी हमें पता है, क्योंकि यहां d इक्वल टू 0 जैसा नहीं होता है। यहां d इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट कंडीशन नॉर्मल में नहीं होती, इसमें मत लगा देना भाई। तो इसमें तो अपने पास एक ही सहारा है, वही शिफ्टेड करके c इक्वल टू वाला। तो ये अगर पैराबोला है शिफ्टेड, तो इसके लिए हमें पता है कि हमें किससे कंपेयर करना है,
और उसके लिए हमें पता है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। इसका मतलब देयरफॉर y माइनस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ वो मतलब फिक्स ही चल रहा है, बट फिर भी अपन ऐसे ही करके ही करेंगे। तो अब c कितना आएगा पूरा एक तरफ करके? -2m माइनस am क्यूब तो है ही सही, माइनस एम एच प्लस के। तो ये अपनी कंडीशन ऑफ नॉर्मल होगी, y का मतलब तुम्हें पता ही है। तो अगर इस टाइप का पैराबोला दे दे तो भी हमें कंडीशन ऑफ नॉर्मल पता है, और बाकी तीन का भी तुम अपने लेवल पे बना लेना। फिर तुम्हें बस स्टैंडर्ड के लिए पता होना चाहिए इक्वेशन, और इक्वेशन से सी निकलेगा अपना, कि यहां एक ही तरीका है। तो शिफ्टेड टाइप के पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ नॉर्मल ये टाइप से हमें करना है, क्योंकि पिछले 2 साल से जेई में शिफ्टेड टाइप के पैराबोला पे रिलेटेड आ रहा है, टेंजेंट है ये तो कंडीशन, नॉर्मल है तो कंडीशन। तो इसीलिए मुझे ये पॉइंट लिखवाने पड़ रहे, पिछले साल नहीं लिखवाए थे। और d इक्वल टू 0 तो अपना सदाबहार है, वो तो कभी भूलना ही नहीं है, सब में लग जाता है, पर वो नॉर्मल में नहीं लगेगा, वो तो टेंजेंट में लगता है। तो यहां तो तुम्हें फिर पता होना चाहिए। अब यहां पे लिख दू ट्राई फॉर, वो तुम कर लेना। चलो 2 पॉइंट हो गए। क्या हम तीसरे पॉइंट पे अब आ सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, या पॉइंट बोलूं उससे बेटर है प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 देखे? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। हमने को नॉर्मल पॉइंट पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी और है, डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रटो। और डिराइव, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबे होते हैं इनके, तो मैं इसके गोल में मिल जाएंगे। A circle passing through the 3 co-normal points always passes through vertex of parabola. Applicable to any parabola, मतलब तीनों आ गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है ऑब्लिक। और वर्टेक्स तो तुम निकाल ही सकते हो कुछ ना कुछ, या तुम्हें डायरेक्ट दे दे, या डायरेक्ट स्टेटमेंट है डायरेक्ट टिक करो, क्योंकि को नॉर्मल पॉइंट्स तो सभी में ही होंगे ना, और वर्टेक्स से पास होगा ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा है ओरिजिन से पास होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या 4 स्टैंडर्ड में वर्टेक्स ही ओरिजिन होता है, तो उनमें तो सर्कल हमेशा ओरिजिन से पास होगा, पर ऑब्लिक हो गया तो वर्टेक्स से पास होगा। और एक अगर इसको फील करना है तो लो भाई, कर लेते फील। ये मान लेते मेरे 3 पॉइंट से को नॉर्मल पॉइंट, और को नॉर्मल पॉइंट कैसे बनते हैं? टेंजेंट खींच के जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी, और ऐसे 3 मैक्सिमम है, और वो बोल ही दिया है। अब ये जो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है वो सर्कल नहीं है बट वो सर्कल रहता है, ठीक है। और क्या प्रूफ होगा? बहुत इजी है, सुनो इधर। प्रूफ क्या होगा? 81 स्क्वायर 82 स्क्वायर ले लो, या am स्क्वायर कॉमा -2m ले लो। हम प्रूफ करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। 3 पॉइंट से क्या सर्कल की इक्वेशन निकालनी आती है? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सबसे बेस्ट, तो उसमें m1 m2 m3 के फॉर्म में या g के फॉर्म में आने देना, वो आएगा लंबा सा। तो इक्वेशन आ गई सर्कल की। अब जो सर्कल की इक्वेशन आएगी उसमें तुम देखोगे हमेशा कांस्टेंट 0 आएगा। कांस्टेंट की टर्म सर्कल में क्या हो रही है? वो c 0, मतलब क्या है? वो सर्कल ओरिजिन से पास होगा। अब ये तो इसके लिए था, अब कहीं और ले जाओगे तो सर्कल भी साथ में मूव करेगा ना, तो हमेशा वर्टेक्स पे लाई करेगा। फिर जब तुम इसको उठा के कहीं और ले जाओगे, एक्स वाई एक्सिस तो बेचारी वही है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को? पर पैराबोला कहीं और उठ के गया तो एक्सिस कहीं और जाएगा, टेंजेंट द वर्टेक्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, तो सर्कल भी तो उसके साथ ही उठ के जाएगा ना, कि सर्कल को वहीं छोड़ दोगे? पैराबोला कहीं और को नॉर्मल पॉइंट का सर्कल कहीं और ही बना रहे हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। जो भी पैराबोला रिलेटेड है वो साथ में उठ के जाएगा, ठीक है।
तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ये मास्क भी जा रहा है, तुम्हारे साथ वो पेन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है तुम्हारे साथ, कुछ छूट जाता है क्या? नहीं। ठीक है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो खैर ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो, और क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट आएंगे, यू जस्ट हैव टू टिक। ठीक है, ये सब उसी में चल रहे, प्रॉपर्टीज आ गई है अब अपनी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द 3 co-normal points say P, Q, R can be drawn with respect to parabola from the point A, S तो ले नहीं सकते, from the point A, then ये भी एप्लीकेबल टू, क्योंकि डिस्टेंसेस लिखवाने वाला हूं मैं इसमें, और डिस्टेंस तो चेंज होंगे नहीं। पहले समझने के लिए या प्रूविंग के लिए हम हमेशा कौन सा पैराबोला लेते हैं, और फिर उसमें प्रूव हो जाए तो उसको जनरलाइज कर देते हैं। हर प्रूफ ऐसे ही होते हैं, हर प्रूफ, और इसके लिए बहुत आसान होता है, सब कुछ आता है हमें। ठीक है, तो देखो इधर 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स खींच सकते हैं। ये पॉइंट मान लेते ए, और कोनॉर्मल पॉइंट को क्या बोला है? पी, क्यू और आर। फोकस कहीं यहां पर होगा। अच्छा, फोकस मैंने ऐसे इधर ही क्यों बनाया? क्योंकि तुम्हें पता है, मैंने बताया भी था कि फोकस के उस तरफ ही पॉसिबिलिटी रहती है। फोकस के इधर लाओगे तो कभी खींच ही नहीं सकते हो 3, हमेशा ही 1 होगी फिर तो। okay? तो इसको इधर रहना, और 100% श्योरिटी अभी भी नहीं है, बट मान लेते कि यहां से हम खींच सकते, तो जब फिगर भी बनाओ तो इसको उधर ही रखना। ठीक है, अब सुनना, कुछ डिस्टेंसेस आ रहे हैं तुम्हारे सामने, ये पॉइंट तुम्हें दे देंगे, और को नॉर्मल पॉइंट्स भी तुम्हें मान लो दे दिए। तो PA इंटू QA इंटू RA का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? तो ये तो कंफर्म है कि जो भी होगा उसमें 3 डिस्टेंसेस आएंगे इक्वल टू में भी, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस तो ये कहती है कि अगर पहले उधर मीटर क्यूब है तो इधर भी आएगा। और जो ए होता है, ए पता है कि नहीं क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, वो भी एक डिस्टेंस है, और अगर उसकी वैल्यू रख दोगे तो फिर डायमेंशनली करेक्ट नहीं दिखेगा तुम्हें, ये तो पता होगा ना। कोई एक भी नोन दे देते तो फिर डायमेंशनली नहीं हो पाता है। फिर a टाइम्स ऑफ एस ए का होल स्क्वायर, इसलिए वहां पे होल स्क्वायर आता है, तो मीटर क्यूब हो तो गया। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आए हैं, इसका प्रूफ होगा तो अपन देख लेंगे बाद में, वैसे तो एस के गोल में मिल जाएगा। हाँ, रिवर्स बोल रहे हो? अगर वो पैराबोला हमेशा पास हो रहा है तो वो हमेशा रहेंगे, हमेशा। हाँ, फिर सॉल्व करो सर्कल और पैराबोला को, निकल जाएंगे। ठीक है, चलो ये समझ आ गया, ये डिस्टेंसेस याद रहेंगे। PA इंटू QA इंटू RA इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ SA का होल स्क्वायर। अब प्रूफ कैसे करेंगे? 81 स्क्वायर 281, 82 स्क्वायर 282, 83 स्क्वायर 283। ए पॉइंट ले लो, H कॉमा के कुछ भी, और फोकस होता है A,0, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, देख लो। ठीक है, लंबा जाएगा बट याद रहेगा तो काम आ जाएगा तुम्हें कहीं पे भी। बस ये रिलेशन है डायरेक्ट, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बस और कुछ नहीं, और ये ऑब्लिक में भी वैलिड रहेगा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं डिस्टेंसेस के, तो काम आ सकते हैं तुम्हें कहीं पे। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं, या तुम्हें इस टाइप से ये सब दे ही दे और एक अननोन दे दे, जैसे ए की जगह तुम्हें लैम्बडा देके पूछते हैं, जनरली जो क्वेश्चन आते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, ए की जगह लैम्बडा टाइम्स ऑफ लिख देंगे और लैम्बडा की वैल्यू पूछेंगे, तुम्हें सिर्फ ए देखना है उस कोनिक का, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द वर्टेक्स, दैट्स इट, और डायरेक्ट टिक हो जाएगा। आते हैं मेंस में, इसलिए बता रहा हूं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ वन, को नॉर्मल पे भी हो गए, अब कोई दूसरी और प्रॉपर्टीज जो बच गई है वो बता रहा हूं। पोर्शन ऑफ टेंजेंट
intercepted between point of contact and directrix. Substance 90 degree, that is right angle at focus. Portion of the tangent intercepted between the point of contact and directrix subtend 90 degree at the focus. अब ये क्या है भला? तो ये मतलब मान लेते हैं ये वाला टेंजेंट, तो भाई टेंजेंट बनाए, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी होगी कहीं पे, ये लो भाई डायरेक्ट्रिक्स हो, ठीक है। तो मुझे बताओ एक पोर्शन बन रहा है बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये दिख रहा है ना अपन को, एक पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का कोई एक हिस्सा है बिटवीन पीओसी एंड डायरेक्ट्रिक्स, पीओसी और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन, ये हिस्सा फोकस पे, ये हिस्सा फोकस पे कितना एंगल बनाने बोल रहा है, 90 डिग्री। प्रूव करना बहुत आसान है, इस पॉइंट को 80 स्क्वायर 280 ले लेना और टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, और उसको सॉल्व कर लेना डायरेक्ट्रिक्स के साथ, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 अपना होता ही है m1 m2 -1, देख लेना स्लोप निकाल के, ये आएगा ऐसे हमेशा, ठीक है। और ये ऑब्लिक में भी वैलिड है, कहीं और ले जाओगे तो भी ये चलेगा, कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, पॉइंट बदलेगा, टेंजेंट की इक्वेशन बदलेंगे, पर एंगल हमेशा 90 डिग्री ही रहना है। तो ये भी एनी पैराबोला के लिए वैलिड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंगल बताओ कितना बनेगा, 90 डिग्री, टिक, आगे बढ़ो। समझ में आया? बस एक एक बार पढ़ना है, याद रखना है, उतनी ज्यादा यूटिलिटी नहीं है पर बन सकती है एडवांस में, बट स्टिल अभी के लिए तो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही याद रख रहे हैं इनको, देखेंगे कभी जरूरत पड़ती है कभी आगे तो यूज करेंगे, क्योंकि ये 90 बन जाएगा तो अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है ना इन 3 पॉइंट्स में। फिफ्थ हो गए, 6, छठा पॉइंट। अब जो छठा पॉइंट है उस पे मेंस 2000 किस में आया था मुझे याद नहीं है, अभी बहुत करंटली आया था 6 पॉइंट पे, तो ठीक है 20 या 19 में आया था मेंस में। हालांकि वो डिराइव भी कर सकते हैं बट ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, क्या है तो मैं पहले फिगर में समझाता हूं, तुम बोलोगे तो फिर मैं लिख दूंगा, बड़ा सा स्टेटमेंट बनता है, क्योंकि ये मेरा एक पैराबोला है, ये कोई भी रैंडम हो सकता है, अभी हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x देख रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट पे क्या तुम टेंजेंट और नॉर्मल बना सकते हो मेरे लिए, इसी पॉइंट पे टेंजेंट भी बनाना है और इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना, तो इससे जस्ट ये हो गया, ये तो 90 डिग्री ऑब्वियसली रहता ही है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो टेंजेंट और नॉर्मल, अब ये टेंजेंट है ये नॉर्मल, टेंजेंट है तो इसको मैंने t बोल दिया, इसको मैंने n बोल दिया, तो क्या तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है TPN फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि हमेशा राइट एंगल ही होगा, एरिया वगैरह हाफ बेस इनटू हाइट एंड ऑल तुम सब सोच सकते हो, पॉइंट निकाल के एंड ऑल, पुट x, ये कैसे निकलेगा पॉइंट, पुट y इक्वल टू 0 नॉर्मल की इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन में, 2 पॉइंट मिल गए, तीसरा पॉइंट 90 आएगा ही आएगा, वो तुम देख भी लेना, होता ही है टेंजेंट नॉर्मल के बीच का 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी बनती है, बहुत सारी, जैसे कि ऑर्थो सेंटर ऑफ सर्कल circumscribing TPN, ऑब्वियसली क्या होगा, पॉइंट P, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, 90 डिग्री बना है, तो P विल बी आर व्हाट, ऑर्थो सेंटर।
यही नहीं, इस ट्राइंगल का एक सरकम सेंटर भी होगा, और वो कौन सा होगा? हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। और वो पॉइंट कौन सा होता है? बस वही तो मेन है। बिल्कुल सही, फोकस ही होता है, यही वो पॉइंट है। तो ये मेरा एस पॉइंट होगा, क्योंकि पॉइंट अपने पास आती है, थ्योरी ये कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि टीएस इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एस पी। मतलब फोकस से इन तीनों की दूरी क्या होती है? सेम होती है। और अगर ये सेम होती है तो शायद इसी को तो अपन सरकम सेंटर कहते हैं, जिनका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होता है, रेडियस के बराबर। तो सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल टीपीएन क्या होगा? एस, मतलब फोकस। तो तुमसे डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट विल बी द सरकम सेंटर, डायरेक्ट फोकस के कोऑर्डिनेट। तुम्हें सिर्फ उस कोनिक का, उस पैराबोला का क्या निकालना है? फोकस। दैट्स इट। ऑब्लिक में काम आ सकता है, क्योंकि ये एप्लीकेबल टू एनी कोनिक, साथ में जाएगा सब कुछ। और यहां लिख देना टी एस इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एस पी। पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखूं कि समझ गए? टीपीएन ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये जो टीपीएन बन रहा है, जहां पे इंटरसेप्ट बन रहे हैं किस पे? एक्सिस पे। जो कट आ रहे हैं एक्सिस पे। अभी तो अपना एक्स एक्सिस दिख रहा है, पर इन जनरल एक्सिस पे जो कट आएंगे वो बनेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 6 हो गई। और क्वेश्चन कैसे बनता है तुम्हें बता ही दिया है मैंने, डायरेक्ट ही पूछेंगे वो। ठीक है, 7th वन। एक मिनट। इफ any three tangents drawn to any parabola, क्या हम पैराबोला पे 3 टेंजेंट्स खींच सकते हैं? खींच सकते हैं ना? 3 अलग अलग पॉइंट से अपन ने टेंजेंट्स खींच दिया पैराबोला पे, 3 पॉइंट लेके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेके मैंने 3 खींच दिया। टू एनी पैराबोला एट पॉइंट्स P1 P2 P3 अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। बोलो, 3 लाइन से एक ट्राइंगल बनता है? बनेगा ही बनेगा, वो पैरेलल लाइंस नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, वो तीनों कट ही करेगी। नहीं फील हो पा रहा है तो फील करवा देता हूं फिगर बना के, काय को लोड लेते हो? ये लो, ये आ गया अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसमें अगर तीनों अलग अलग लूंगा ना तो घुचड़ पुचड़ हो जाएगा, इसलिए एक में यही ले लूं। अरे ये भी तो एक टेंजेंट है ना, कि नहीं है? इसको भी टेंजेंट कहते हैं। ये हो गया अपना P1 पॉइंट पे, जिसको अपन वर्टेक्स ले रहे हैं समझने के लिए। और जब डेरिवेशन किताबों में दिया रहता है तो उसमें भी वो एक वही लेते हैं। जस्ट अ मिनट, आ जाएगा क्या? दिख रहा है? कहाँ गया वायर यार? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन पूछ रहा हूं, आवाज आ रही है ये नहीं पूछ रहा हूं। फालतू की बातें करते हो सच में, और टीचर को सुनाई यस देता है सब। तुम्हें ऐसा लगता है टीचर के तो मतलब कान खराब ही होंगे, आंखें भी खराब होगी, बच्चे यही सोचते हैं हमेशा। देखो इधर, ये क्या ट्राइंगल बना रहे हैं ये तीनों टेंजेंट? डेफिनेटली बना रहे हैं। तुम देख सकते हो 3 टेंजेंट अपन ने खींची, एक P2 पॉइंट पे, P1 पॉइंट और एक P3 पॉइंट। तो हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा अगर अपन 3 टेंजेंट बनाते हैं तो, हमेशा।
ठीक है, मैंने उसमें से एक टेंजेंट द वर्टेक्स ली, पर वो कोई से भी हो सकता है ट्रायंगल। वो और दूसरा लेता तो शायद दिखता नहीं, पर अभी तो तुम्हें अलग से एक ट्रायंगल दिख रहा है सबको क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इतना समझ आया कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं? यस सर। ए बी सी। एक और चीज है, अगर P2 और P3 तुम डबल ऑर्डिनेट के एंड पॉइंट्स ले लेते हैं, और आसान अगर तुम्हें प्रूविंग करनी हो तो तुम क्या ले लो, किसी भी डबल ऑर्डिनेट के एंड पॉइंट्स ले लो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर डबल ऑर्डिनेट के एंड पॉइंट्स है तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी पीओआई हमेशा एक्सिस पे ही आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई में बहुत बार आया मैं इसमें। ठीक है, पीओआई हमेशा किस पे आएगा? एक्सिस पे आएगा ना, सिमेट्रिसिटी है, डबल ऑर्डिनेट बोल रहा हूं। ठीक है, और अभी ये मैंने ऊपर बनाया, ये दिख भी रहा है कि दिस इज नॉट अ डबल ऑर्डिनेट, कुछ एंगल बन रहा है। तो डबल ऑर्डिनेट तो परपेंडिकुलर होती है। और उसका भी एक स्पेशल केस होता है कि लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स ले लो, तब तो ये पॉइंट भी फिक्स हो जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स पे ही होगा। उसके लिए चेक कर लेना जो मैं बताने वाला हूं, तो चेक करना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें प्रूव करना हो तो एक स्पेशल का भी स्पेशल केस ले लो। ठीक है, तो आता क्या क्या है वो मैं बता देता हूं बस। ये जो ट्राइंगल एबीसी बना तीनों टेंजेंट्स की मदद से, उस ट्राइंगल एबीसी से रिलेटेड एक दो तीन पॉइंट्स है। पहला है जो सर्कल होगा सर्कमस्क्राइबिंग always pass through किस पॉइंट से पास होता है? ऑलवेज पास थ्रू फोकस, हमेशा फोकस से पास होगा। दूसरा पॉइंट, मतलब अगर मैं यहां से एक सर्कल बनाता हूं ऐसा, तो ये पॉइंट ही क्या होगा बेसिकली मेरा एस, दैट इज फोकस। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी lies on डायरेक्ट्रिक्स ऑर्थो सेंटर। अब इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहीं पे भी होगा, वो हमारा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। मान लो ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ऑर्थो सेंटर उसी पे लाई करेगा। इसका मतलब इस पॉइंट का पता है मतलब क्या होता है, और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इस पॉइंट से रिलेटेड? तुम्हें बोला जाएगा एक ट्रायंगल बनाओ तीन टेंजेंट की मदद से, देन फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। तो जब भी लाइस वर्ड आता है मतलब ये लोकस की बात कर रहा है। तुम कोई भी रैंडम तीन टेंजेंट लो, कोई भी रैंडम तीन टेंजेंट लो, ऑर्थो सेंटर हमेशा इस लाइन पे घूम रहा होगा। तो ऑर्थो सेंटर का लोकस क्या हो गया? वो लाइन। ऑर्थो सेंटर का लोकस बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स होगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एआईटीएस में। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नहीं वो तो ठीक है, सर्कल हो गया ना, बस दो ही पॉइंट है, बस दो ही पॉइंट लिखना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्लीकेबल टू एनी पैराबोला। एंड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो तुम्हें दिख ही रहा है, विल पास थ्रू, चार ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, लोकस क्या होगा ऑर्थो सेंटर का, चार ऑप्शन दे देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स। ये ऑप्शन मतलब इक्वेशंस दे देंगे चार, तुम्हें बस उसमें से छाटनी कौन सी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उस रेस्पेक्टिव पैराबोला के लिए, क्योंकि पैराबोला भी ऑब्लिक या किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये सातवां हो गया। ठीक है, एनी कोनिक के लिए वैलिड है, एनी पैराबोला सॉरी, पैराबोला। कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 8th पॉइंट लिखना, जो शायद तुमने देखा हुआ है, और वो क्या है कि अगर एक कोई लाइन जिसको हम रे भी बोल सकते हैं, दैट इज रे ऑफ लाइट, अगर वो एक्सिस के पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो हमेशा फोकस से पास होती है। हाँ हाँ हाँ, या उल्टा, रिफ्लेक्टेड रे अगर फोकस से पास हो रही तो वो पैरेलल होगी। लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऑब्लिक तुम्हें जनरली पैराबोला देंगे वो, और फिर बोलेंगे इस पे अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे किस फिक्स पॉइंट से पास होगी, चार ऑप्शन दे देंगे। तो उस ऑब्लिक पैराबोला का बस फोकस निकाल लो कैसे भी करके, काम खत्म।
रिवर्स भी ट्रू है। हाँ, पैराबोलिक पाथ के लिए हो जाएगा। यही नहीं, इलिप्स में भी वैसे ही रहता है, हाइपरबोला में भी वैसे ही रहता है। क्या रहेगा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, किस टाइप से वो प्रॉपर्टी रहती है। ये हो गई 8th वन। 9th वन। 9th वन बेसिकली एक क्वेश्चन ही है, लिख लो। 9th वन जो रहेगा वो एक क्वेश्चन ही है, बट उस क्वेश्चन से जो रिलेशन आता है वो हम याद रखेंगे। नाइन्थ हमारा आखिरी पॉइंट होगा, फिर वेराइटी 17 आएगी। क्या? हाँ छोटा सा ही है, पोल और पोलर। ये है 17 वेराइटी। डाइपोल मोमेंट या वैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं पोल पोलर की बात कर रहा हूं। आने वाला है, पहले ये पॉइंट लिख लो पहले। क्या है भाई 9th पॉइंट? कि अगर किसी एक पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींच सकते हो तो उस पॉइंट पे तुम नॉर्मल भी खींच सकते हो। तो पहले तो बनाते हैं एक नॉर्मल, और जैसे ही तुम नॉर्मल बनाओगे तो बताओ क्या वो नॉर्मल पैराबोला को वापस कट करेगी? ठीक है, तो अगर पैराबोला को कट करेगी तो किसी एक एंगल पे कट कर रही है। सर कर्व को कैसे कट करता होता है? एंगल वाइज। मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उससे जो एंगल बन रहा है उसी को हम बोलते हैं एक लाइन का कर्व के साथ एंगल। और वो अगर हम बोलते हैं लाइन का कर्व के साथ एंगल, अगर अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं, अगर वो एंगल को मैं बोल देता हूं, कोई भी नोटेशन यूज कर लो, लेट्स सपोज थीटा। ये थीटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये थीटा है और नॉर्मल अपना एंगल खुद जो स्लोप वाला होता है अगर वो फाई है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan फाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका हम प्रूफ कल देखेंगे भी, बट तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए तो अगर ये पॉइंट @1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1 होता है तो ये @2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 तो होगा ही होगा, where t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2/t1, माइनस t1 माइनस 2/t1, ये हमें पता है। नॉर्मल का स्लोप गिवन है, स्लोप वाला एंगल। तुम्हें याद है नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। ये 1 1 1, तो स्लोप हो जाएगा माइनस t1, मतलब tan फाई। तो tan फाई में अपना ये रिलेशन आ गया, t2 t1 में ये मिल गया। और एंगल tan थीटा गिवन है, तो tan थीटा होता है अपना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फिगर के अकॉर्डिंग फाइनल माइनस इनिशियल भी तुम देख सकते हो, ठीक है। ये अपना होता है और उससे tan थीटा से मिल जाएगा। m1 तो तुम्हें दिख ही रहा है, तो ये m2 क्या होगा? तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर, टेंजेंट की इक्वेशन, जिससे स्लोप आता है m2 1/t2। तो m2 ये है, m1 ये है, t2 और t1 में रिलेशन ये है, सब रखना ही है बस, और कुछ नहीं है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan फाई होता है। थीटा क्या है, फाई क्या है, वो तुम्हें फिगर के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। थीटा होता है अपना एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कर्व where it again intersect। इस पॉइंट पे नॉर्मल खींची है, पर ये नॉर्मल, ये एंगल नहीं है, ये तो एंगल 90 ही होगा जो दूसरे पॉइंट पे जहां पे है। ये होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। 2 साल पहले AITS के एडवांस के पेपर में डायरेक्ट रिलेशन आया था सिंगल करेक्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद। अब वैरायटी 17 बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस पता होना चाहिए। और वैरायटी 17 भी वंस अगेन एप्लीकेबल टू एनी कोनिक, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब में रहेगा। जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन भी शायद हमने इस बार देखी थी, जो सर्कल में नहीं बताई थी। एक और टॉपिक होता है
पोल एंड पोलर। अब क्या होता है ये पोल पोलर? वैसे तो कुछ है नहीं, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की एक स्पेशल वैरायटी बनती है, बट अपन देखते हैं एक बार पोल पोलर क्या होता है। हाँ, वैरायटी 17 लिख लो। और अब आज की क्लास के बाद घर जाओगे जब, तो पूरे 17 वैरायटीज एक साथ लिख लेना, ठीक है? हाँ, ये आखिरी है, इसके बाद क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है? हाँ? मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चंस की वैरायटीज है उसको मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चंस तो ढेर बनेंगे फिर अभी, ठीक है? पर इन 17 वैरायटी से क्रैक होंगे क्वेश्चन, ऐसा है। तो पोल पोलर क्या होगा अब, तो वो लिखना। एक फिगर बना के पहले समझते क्या होता है भाई पोल पोलर। तो ये है हमारा, मान लो पैराबोला, हम पैराबोला के लिए देखते हैं, सर्कल के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है? कोई एक फिक्स पॉइंट तुम्हें पैराबोला के, लेट सपोज मैं अंदर लेता हूं, बाहर भी ले सकते हैं पॉइंट। तो अगर पॉइंट अंदर है, लेट सपोज वो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x1 y1, ये फिक्स्ड है, और इसी फिक्स पॉइंट को बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है? पोल। अब इस पॉइंट से तुम कितनी कॉर्ड्स खींच सकते हो? कॉर्ड्स पैराबोला पे एक पॉइंट से बेटा इनफाइनाइट। क्या बोलते हो यार? जो दो कर्व को दो पॉइंट पे कट करे उसको हम कॉर्ड कहते रे। समझ आ रहा है? इनफाइनाइट हो सकती है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचने की आदत डालो। मान लो ए बी सी डी ये ले लिया, अब जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है वहां से हम टेंजेंट्स भी बना सकते हैं। लो भाई, खींच दी टेंजेंट। पर ये तो ये दोनों को लेते हुए लिया, ऐसे ही तुम ये भी ले सकते हो ना, ये हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स हमेशा एक लाइन पे लाई करते हैं। किस पे लाई करते हैं? ये लाइन पे, उसको डायरेक्ट्रिक्स नहीं कहेंगे। दैट लाइन इज सेड टू बी, जो कि पोल के रिस्पेक्ट में बनी जाती है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया व्हाट इज पोल एंड पोलर? पोल इज दैट फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर n number of chords are drawn, then from the point of contact tangents are drawn, then locus of point of intersection of tangents, locus of point of intersection of tangents will always lie on a fixed line which is said to be polar, ठीक है? जिसकी इक्वेशन होती है पोल के रिस्पेक्ट में, वंस अगेन ये एनी कोनिक के लिए वैलिड है। और प्रूफ तो इसका और भी ट्रिकी है, और वैसे ट्रिकी हमने कॉन्सेप्ट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड ऑल भी देखा था, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट रिलेटेड ही हो रहा है अगर तुम थोड़ा सा फील करोगे तो। लोकस निकालना है अपन को, h कॉमा k मानते हैं, फटाफट इसका प्रूफ बता देता हूं। h कॉमा k के रिस्पेक्ट में अपन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख सकते हैं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है t इक्वल टू 0, ky इज इक्वल टू 2ax प्लस h। और ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, मान लेते हैं ये है हमारी ए बी वाली, तो क्या ये x1 y1 से पास होगी? अरे एक्सटर्नल पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनी है तो सेटिस्फाई करवा दो। बस खत्म, आ गया लोकस, दिस इज द लोकस। आखिरी में एच के को क्या लिखते हैं? अब h कॉमा k को x और y लिख दो। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के वक्त करा था मैंने। तो y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, आगे पीछे लिख दिया है बस। तो t इक्वल टू 0 होती है, और ये सभी टाइप के कोनिक के लिए वैलिड है। बस एक चीज याद रखना, पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो इनसाइड ही हो। अगर पॉइंट बाहर होगा तो वो लाइन अंदर से कट होते हुए जाएगी। तो पोल अगर इनसाइड है तो पोलर बाहर होगा, अगर पोल बाहर है तो पोलर अंदर से, मतलब वो लाइन कटेगी। चलेगा ना? बाहर से कॉर्ड्स खींच सकते हैं ना, बाहर से भी, तो जिसको अपन सीकेंट बोलते हैं बेसिकली। कट तो दो पॉइंट पे अभी भी करेगी, फिर उनके पीओआई पे टेंजेंट्स खींचो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, फिर उनके जो टेंजेंट्स का पीओआई है वो एक लाइन पे आएगा। तो इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकता है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरा, जैसा कि मॉर्निंग बैच में एक बच्चे ने पूछा था कि सर डायरेक्ट्रिक्स के बारे में आप क्या कहोगे, तो पोल पोलर का ही एक
बेसिकली पोलर का ही एक स्पेशल केस है डायरेक्ट्रिक्स। जब ये फिक्स पॉइंट फोकस हो गया तो डायरेक्ट्रिक्स ही मेरी पोलर हो जाएगी। तुम प्रूव भी करके देख सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फोकल कॉर्ड हो जाएगी ना, फोकस से पास होने वाली फोकल कॉर्ड ही तो होती है। तो अगर वो फिक्स पॉइंट एलआर वाले क्यों नहीं करेंगे, वो सर्कल में लेटस एक्टम इसमें तो हमेशा ही करते हैं, और 90 डिग्री वो बनाएगा, और वो भी कंफर्म है वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा। ये रहा देखो बेटा, ये लो, वो इसी पे आ जाएगा, फिर इसी पे आ जाएगा। तुम्हें सर्कल दिमाग में रह गया होगा कि पैरेलल टेंजेंट कभी कट नहीं करती है, वैसा इसमें लेटस एक्टम, उसमें कुछ होता ही नहीं है। फिक्स पॉइंट, अब फिक्स पॉइंट अगर मैं कर देता हूं फोकस, तो पोलर क्या हो जाएगा मेरा, अगर ये मेरा पोल है तो पोलर हो जाएगा मेरा डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ पोल एंड पोलर, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स पोल पोलर के स्पेशल केस है। और ये सर्कल में भी ये थ्योरी लगती है। जैसे हमने देखा था ना, रेडिकल एक्सिस के स्पेशल केस होते कॉमन कॉर्ड, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन एंड ऑल। पोल पोलर के स्पेशल केस होते हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे भी डिफाइंड होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पोल पोलर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यही हमारा पार्ट खत्म होता है वैरायटी 17, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन कभी आ जाए, और बाय नेम कई बार नहीं आए हैं क्वेश्चन पोल पोलर पे, वो लैंग्वेज लिखेंगे, तुम्हें क्लिक करना है कि ये पोल पोलर पे बेस्ड क्वेश्चन है। और कल अगर मिलता है टाइम तो कल एक ऐसा क्वेश्चन भी बता दूंगा जहां पोल पोलर लग रहा है, पर दूंगा नहीं डायरेक्ट। लेंथ वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, पॉइंट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई अदर तरीका नहीं है डायरेक्ट। यहाँ पे तो सब डिस्टेंस फॉर्मूला से ही लगेगा। एरिया पूछे तो हाफ बेस इनटू हाइट, पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बेसिक स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वहां तो एक सेंटर आ जाता तो सब आसानी से निकल जाते थे। हाँ देख लेना, तुम देख लेना, देख लेंगे, ठीक है। चलो यही वाइंड अप करते हैं हम आज की क्लास को, धन्यवाद। कल से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वो क्वेश्चंस में आएंगे बेटा।